काइंड ऑफ पर्सन, है ना। और मैं टाइटैनिक की बात करूं तो आप अभी थोड़ा सा रिकॉल करना कि कुछ लोग किनारे पर बैठे हुए थे उखड़ू होकर, और वो क्या इंतजार कर रहे थे कि ये कब जहाज डूबे और कब हम मर जाए। मतलब उनमें इतनी भी वो नहीं थी कि वो उठ के कुछ प्रयास करे। दैट काइंड ऑफ पर्सन फ्लैग्मेटिक, सुस्त। तो ये फ्लैग्मेटिक पर्सन कौन होंगे? एफ्लिक्टेड सैटर्न वाले व्यक्ति, जिनका शनि बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है, जहां मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाता है, वो ऐसे सुस्त व्यक्ति होते हैं। शनि राहु योग करके मंगल को और पकड़ लेते तो वो अवश्य ऐसे हो जाते। ठीक है, चलो प्रसंग बस आ गई थी इसलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। देखिए, ये सब चीजें आपको किताबों में लिखी हुई मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाएगी, ये आपको पता है, मुझको पता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ इसको कि मैं आपको कुछ एक्सटेंड करके बता रहा हूँ, और उस तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, और जब भी आप उस चीज को याद करें तो आपको प्रेडिक्टेशन में जब जाए तो आपको याद तुरंत हो जाए और आपको उसका इम्पैक्ट पता चल जाए, आपको उसका इम्पैक्ट पता चल जाए। तो मैंने अभी आपको बताया शुक्र, ये शुक्र से बात चली थी। तो नीच का शुक्र जब हो जाता है तो व्यक्ति आमोदी प्रमोदी हो जाता है, जरूरत से ज्यादा वैभव विलासता में बहुत ज्यादा रत हो जाता है, सीरियसनेस बिल्कुल नहीं रहती उसके अंदर, सजने संवरने में बहुत टाइम गुजारेगा वो, है ना, सेंट लगाएगा, अच्छे से कपड़े पहनेगा, ये सब चीजें उसमें अति हो जाती है, यानी वो कोई चीज को सीरियसली लेता ही नहीं है ना, वो जीवन के प्रति सीरियस होता ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो वो शुक्र, इसलिए बुध की राशि में शुक्र को बचपना बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसको नीच कहा गया है। बुध जो नीच के होते हैं वो मीन राशि। अब आप कहोगे साहब बुध तो बुद्धि के कारक हैं, और बृहस्पति जो है वो ज्ञान के कारक है, और बुद्धि अगर ज्ञान के भाव में चली जाए तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। आप बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही सोचते हैं, अगर ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इसलिए ही बुध अगर मीन राशि में किसी के है तो वो व्यक्ति मीत सेवक जीत सेवक होता है। कोई भी व्यक्ति जिसके बुध अगर मीन राशि में है, ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करने में कोई हार्म नहीं है। वो जीत सेवक भी होता है, मित सेवक भी होता है, अपनी ड्यूटी को फुल्ली करेगा और अपने कार्य से अपने हेलो 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 आ रही है सर, आ रही है, कंटिन्यू आ रही है। हाँ, तो ये मीत सेवक जीत सेवक, ये अच्छी बात है। लेकिन व्यक्ति स्वयं के लिए अगर आप अपने आप को उस पर रख के देखोगे तो आप सारे दिन लोगों का दिल जीतने में लगे हुए हो, अपने कार्य से उनका मन जीतने में लगे हुए हो, सारे दिन पिस रहे हो, सारे दिन काम कर रहे हो, सारे दिन ज्ञान अटेंड कर रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ज्ञानी होने का आपने ठेका ले लिया, आप सर्वोत्तम बनने में लगे हुए हो, है ना। किस रूप में? हर चीज का आपको है ना उत्कृष्टता चाहिए। तो आपका बचपना तो गया, आपके अंदर जो एक बचपन बच्चा रहता है वो तो खत्म हो गया। क्या आप कभी एक बच्चे की तरह हंस के हंस पाओगे? क्या उसकी तरह कभी खेल पाओगे? कभी उसकी तरह आनंदित हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। हमेशा सीरियस रहोगे, कहीं पे भी बैठोगे तो उसकी मीन मेक निकालने में लग जाओगे, यार ये सब्जी ऐसे नहीं ऐसे होती। मतलब इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल आ जाता है उस आदमी, बहुत ज्यादा। इसलिए बुद्ध, और वो क्या चाहते हैं, यार मैं बच्चा बना रहा हूँ, खूब आमोद प्रमोद करूँ, खूब चुटकुलेबाजी करूँ, खूब हंसी खेल कूद करूँ, खूब खेलूं कूदूं, खूब जो है फन मार उसमें जाऊं, है ना। वो चाहता है, वो यहाँ पे आके अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। इसलिए बुद्ध 3 राशि में नीच के कहे गए। लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर अगर किसी कुंडली में आप नीच का बुद्ध देखो तो आप ये मान, उसके माँ बाप अगर दिखाने आए तो आपको आपका बेटा बहुत लायक सेवा करेगा, उसका बॉस दिखाने आए तो आपको यार आप ये लड़का बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति दिखाने आए तो आप उसको कहोगे आपने बचपन में ही बचपना खो दिया। यानी वो बच्चा जब 3 साल का होता है ना, पैदा होता है, जब से समझदार हो जाता है। वो मीन के बुद्ध वाला बच्चा
किसी चीज का नुकसान ही नहीं करेगा। आप उसको उसके माँ बाप को कहोगे ना यार ये तो बच्चा है जैसे गाय की तरह है ना, वो इसलिए इसको नीच मीन में नीच का गया। लेकिन व्यक्ति ज्ञानी होता है, बहुत जबरदस्त एनालिटिकल पावर होती है, पर टू मच एनालिसिस जो है ना वो जिंदगी को खराब कर देता है। क्योंकि हम प्रवर्त युग में है और हमको बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है, अकोमोडेट करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा एनालिसिस हमेशा घातक होता है, बहुत ज्यादा विवेचना बहुत परेशान कर देती है। समझ लो मेरी बात को। ये चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाके नीचता होता है। वृश्चिक राशि मंगल की वो राशि है जहां जहां क्रूरता है, जहां कठोरता है, जहां पाप कर्म है ना। यानी वो सब काम है जो चंद्रमा से बिल्कुल विपरीत है। जहां अग्नि है, जहां हत्याएं हैं, मतलब वो स्थान जहां मतलब बिल्कुल एक अलग, जहां आदमी स्थिर होकर कुंडलिनी का जागरण करे, सारे दिन मेहनत करे, रहस्यों में खोदने की कोशिश करे। तो इसलिए चंद्रमा वृश्चिक में जाके नीच का हो जाता है। नक्षत्रों का क्या प्रभाव होता है उन बाद में। सूर्य राजा है, राजा का काम है टैक्स वसूल करना, कर वसूल करके राज को चलाना। टैक्स वसूल करना, कर वसूल करना और राज को चलाना, ये काम किसका है? सूर्य का। पिता का काम है परिवार को पालना है। सूर्य हमारी शरीर में आत्मा है, तो हमारी शरीर में सूर्य का क्या कार्य है? हमारे को हमेशा निरोगी बनाए रखना, हमारे को भोग से रोके रखना है ना, हमारे अंदर जबरदस्त आत्मबल आत्मविश्वास देना, ये सूर्य का कार्य है। वही सूर्य तुला राशि जो व्यापार व्यवसाय की राशि है, जो भोग की राशि है, वहां चला जाएगा तो एक राजा है वो क्या कर कहाँ जाके बैठ गया? वो पिक्चर हॉल में बैठ के पिक्चर देख रहा है, वो बाजार में बैठ के ताकड़ी से माल तोल रहा है, व्यापार कर रहा है। तो व्यापारी तो अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या वो राजा का कार्य कर रहा है? लेकिन जब आप व्यापार की बात करने जाओगे, जब व्यापार की बात करने जाओगे तो सूर्य नीच वाला है ना, वो ज्यादा अच्छा व्यापारी हो सकता है। अगर किसी स्त्री को वश में करने की बात होगी तो उसका सूर्य वाला नहीं कर पाएगा, लेकिन नीच के सूर्य वाला व्यक्ति बहुत जल्दी किसी स्त्री को अपने वश में कर लेगा। कहने का आशय है कि बहुत जल्दी भोग की चीजों को प्राप्त कर लेगा नीच का सूर्य वाला। लेकिन वो उसके नेचुरल करेक्टर से तो बाहर गया, नेचुरल करेक्टर से तो बाहर गया। सूर्य वाला बहुत जल्दी रोगों को प्राप्त कर लेगा, है ना। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा हार और जीत, उसको खुशी चाहिए, कैसे भी मिले, जबरदस्ती मिले, चाहे ये इन प्रकार ने मिले। इसलिए तुला में खराब कहा गया। महाराज सर जी ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति शराब के कार्य में, ट्रेवलिंग के कार्य में, पान के कार्य में, पान और ये सुपारी के कार्यों में, ज्वेलरी के कार्य में, ज्वेलरी के कार्य में, या जहाँ दलाली फलाली के कार्य होते हैं उनमें बहुत अच्छा लाभ करता है। तो सूर्य का विवेचन में आप थोड़ा सा बहुत गहराई में जाना कि उच्च का सूर्य और नीच के सूर्य में कई बार आप कुंडली पढ़ेंगे और आप देखेंगे यार नीच का सूर्य है और आप प्रिडिक्शन कर देंगे यार बिल्कुल खराब हो गया, लेकिन आपको पता चलेगा यार वो बहुत अच्छा व्यापारी है। तो थोड़ा सा जब भी विवेचन करो तो इसके साथ साथ शुक्र का जरूर अच्छा विवेचन कर लेना और पापों का और शुक्र का विवेचन करके फिर बोलना। जातक पारिजात में एक लाइन दी हुई है कि नीच का सूर्य अगर किसी व्यक्ति के 10वें भाव में हो तो उसके सारे योग खत्म हो जाते हैं। नीच का सूर्य 10वें भाव में अगर हो तो उसके जीवन के सारे योग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अस्तमेष होकर नीच के होकर अपने स्थान से तृतीय जाकर, तो वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति है ना भयंकर रूप से रोगी हो जाता है, शारीरिक रूप से क्षीण हो जाता है ना। अचानक उसके अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर देते, और चीजें भी देखना, लेकिन ये उन्होंने कहा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति धन जरूर कमा लेता है। थोड़ा सा मैंने प्रश्नवश आ गई इसलिए बात बता दी आपको।
तो सूर्य हो गया, बुध मैंने बता दिया, शुक्र बता दिया, मंगल मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। गुरुदेव शनि की राशि में नीच के होते हैं। लेकिन कोई आदमी अगर विरक्त और वैरागी होकर जंगल में जाकर तपस्या करके श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहे तो क्या नीच का गुरु उसको हेल्प करेगा या उसको दुविधा पैदा करेगा? ये बता सकता है? सर हेल्प करेगा, उच्च कोटि हेल्प का करेगा। हाँ, ये जातक परिजात की पहली पेज की पहली लाइन पे लिखा हुआ है सर, उच्च कोटि का प्रवचन। तो लेकिन वो उसके कैरेक्टरिस्टिक से तो बाहर गया ना। मैंने खूब ज्ञान लिया। अब मैं मेरी उदाहरण लूं, या आप में से कोई व्यक्ति अभी 2-2 घंटे सीख रहा है, खूब मेहनत करी, सैकड़ों किताबें पढ़ ली उसने, नीचे गुरु वाली बात बता रहा हूँ आपको, सब कुछ पढ़ लिया, लास्ट में उसने किताब पढ़ ली, भगवान को प्राप्त करना है तो आपको एकांतवास में जाके कोई सिद्धि करनी है, वो सारे ज्ञान को छोड़ देगा, जंगल में परिवार को छोड़ देगा, जंगल में जाके बैठ जाएगा, तो उसका ज्ञान किस काम आया? वो ह्यूमैनिटी का तो कोई भला कर ही नहीं पाया ना। द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी इज अंडर जुपिटर, 9th हाउस है ना, मार्गदर्शक जुपिटर 9th हाउस, समाज का भला करने वाला जुपिटर 9th हाउस, 5th हाउस। तो वो इतना ज्ञान लिया उसने और दिया कुछ नहीं, जाके और वहां बैठ गया, वो नीच का गुरु। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के खिलाफ हुआ ना। वो एकांत में जाके बैठ गया, मेरे को तो संतान चाहिए नहीं, जबकि कारक है वो संतान का है, वो उस कर्म को नहीं करेगा तो उसको वो मेरे को तो एकांतवासी एक रहना है, बिल्कुल मेरे को संतान चाहिए ही नहीं। समझ रहे हो आप? तो इसलिए गुरु, लेकिन स्थायित्व की बात करें तो ज्ञान स्थायी हो जाता है। जिसका भी नीच का गुरु हो बहुत जल्दी चीजों को कवर करता है, बहुत जल्दी चीजों को पकड़ता है, पर वो उसका कभी जिंदगी में यूज नहीं कर पाएगा, कभी भी। ये सबसे बड़ा दोष है। जिसका गुरु नीच का है उसको आप सुबह से लेके शाम तक कोई चीज समझाओ, उसके 5 मिनट बाद ही ना उस चीज के अगेंस्ट काम करेगा। वो ज्ञान का प्रयोग कर ही नहीं सकता। वो कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, वो उसकी जिंदगी में काम आएगा ही नहीं। कब आएगा? जब वो गुरु को बलवान कर ले। ये नोट कर लो आप। यानी कि कोई भी चीज वृद्धि पाएगी नहीं, फलित देगी नहीं, फल उत्पन्न होगा ही नहीं। बल्कि वो व्यक्ति जो है ना ज्ञान लेकर ये रोता हुआ मिलेगा, यार मैं इतना पढ़ा और मैं बाबू बन गया, मैंने इतना सब कुछ किया और मैं आज यार चपरासी की नौकरी कर रहा हूँ, या मेरे पास ये ज्ञान की डिग्रियां हैं और मैं आज ने छोटा सा काम कर रहा हूँ, फ्रूट बेच रहा हूँ। वो ये लोग मिलेंगे आप। क्लियर? क्लियर? अब 2 मिनट अपन बात करें, तो टाइम बहुत हो गया। अब सब अनम्यूट कर लो एक बार।